हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों पर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इससे पहले मेरा जो लेक्चर था वो लेक्चर नंबर 3 था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का, जिसमें कि मैंने जो है एलिलिक जीन इंटरेक्शन के बारे में डिस्कशन किया था। एलिलिक जीन इंटरेक्शन में क्या होता है? दिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन द जीन्स ऑफ द सेम लोकस। एलिलिक जीन इंटरेक्शन में आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, राइट। इसके अलावा आता है मल्टीपल एलिजीन, पीलियोट्रोपिक जीन एंड लीथल जीन, राइट। अपने लेक्चर नंबर 2 में मैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में डिटेल में स्टडी कर चुका था। लास्ट लेक्चर नंबर 3 में मैंने डिस्कस किया अबाउट कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म एंड पीलियोट्रोपिक जीन। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं लीथल जीन। तो लीथल जीन इज द लास्ट एग्जांपल ऑफ एलिलिक जीन इंटरेक्शन। उसके बाद आई विल डिस्कस अबाउट द डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन पे आ जाएंगे उसके बाद हम। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं लीथल जीन से। लीथल जीन इज व्हाट एग्जैक्टली, व्हाट इज लीथल जीन? लीथल जीन है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, लीथल जीन से स्टार्ट करते हैं। प्लीज लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिए। लीथल जीन, देखो नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, लीथल। लीथल मतलब डेडली। ऐसा जीन जिसकी वजह से डेथ हो जाती है उसे आप लीथल जीन कहते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? तो जीन cause of death, that you called lethal gene cause of death, that you called lethal gene. But gene cause of death when it appears in homozygous condition। तो कंडीशन अप्लाई है यहां पे। आर यू गेटिंग और नॉट? कंडीशन क्या अप्लाई है? दिस जीन कॉज ऑफ डेथ, बट कंडीशन अप्लाई इज व्हेन इट अपीयर्स इन होमोजाइगस कंडीशन में। ऐसा जीन जब वो होमोजाइगस कंडीशन में आ जाता है, देन कॉज ऑफ डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। आर यू गेटिंग और नॉट? ऐसे जीन को आप लीथल जीन कहते हैं। तो ये लीथल जीन लीथल है, डेडली है, राइट। कॉज ऑफ डेथ भी है, कॉज ऑफ डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म है, बट it will only cause of death when it will come in homozygous condition। अगर ये homozygous condition में आ जाता है तभी ये cause of death होता है। Is that clear? तो ये हो गया आपका lethal gene। अब lethal gene के आपको कुछ एग्जांपल्स है, you must know about this। तो lethal gene का जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 ऑफ lethal gene you must know about। तो पहला एग्जांपल है lethal gene का coat color in mice, कॉड कलर इन माइस। दूसरा एग्जांपल है राइट लीव्स कलर इन स्नैप ड्रैगन प्लांट, लीव्स कलर इन स्नैप ड्रैगन प्लांट। इसको पूरा लिख लेते हैं। येलो कॉड कलर इन माइस। तो येलो कॉड कलर को एक्सप्रेस करने वाला जीन व्हेन कम्स इन होमोजाइगस कंडीशन, कॉज ऑफ डेथ ऑफ माइस। दूसरा एग्जांपल है golden leaves of snapdragon plant। तो golden leaves of snapdragon plant, right? Golden leaves of snapdragon plant, is that clear to all of you? तो golden leaf of snapdragon plant, it means the gene which express in golden leaves, and when it will appear in homozygous condition, it will come in homozygous condition, then cause of death of the snapdragon plant। Is that clear? तो देख लेते हैं। तो यहां पे जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो एलिलिक जीन इंटरेक्शन है, यानी किसी भी तरह का जो जीन इंटरेक्शन है वो मेंडेलियन प्रिंसिपल को अफेक्ट करता है। वहां पे मेंडेलियन प्रिंसिपल चेंज हो जाते हैं, वहां पे फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो भी चेंज होंगे। तो लीथल जीन भी सेम करेगा। आपको मैंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस बताया था, वहां पे भी फिनोटाइपिक रेशियो चेंज हुए थे, 1:2:1 आ गए थे। इसके बाद मैंने वहां पे कोडोमिनेंस बताया, आपको कोडोमिनेंस में भी फिनोटाइपिक रेशियो चेंज हो जाते हैं। मल्टीपल एलिलिज्म में भी जो है मेंडेलियन प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो पाता है, एप्लीकेबल नहीं हो पाता मल्टीपल एलिलिज्म में। इसके अलावा पीलियोट्रोपिक जीन में मेंडेलियन प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता है। तो सेम विद लीथल जीन में भी मेंडेलियन प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होगा। अब मेंडेलियन प्रिंसिपल लीथल जीन में कैसे एप्लीकेबल नहीं होगा, इसमें क्या चेंजेस आएंगे, राइट? तो वो मैं आपको बता देता हूं। तो लिसन केयरफुली, यहां पे क्रॉस देखिए जरा एक बार। येलो कोड कलर ऑफ माइस,
तो पहला एग्जांपल ले लेता हूं मैं, येलो कोट कलर ऑफ माइस, लिख देता हूं मैं यहां पे येलो कोट कलर ऑफ माइस। देखिए लिसन केयरफुली, येलो कोट कलर ऑफ माइस की अगर हम बात करें, येलो कोट कलर ऑफ माइस, लिसन केयरफुली, तो यहां पे जो माइस है, येलो माइस और येलो माइस, इज दैट क्लियर? तो येलो माइस का जो यहां पे पेरेंट जनरेशन में ले लीजिए, येलो माइस, दोनों येलो माइस ले लीजिए, व्हाट विल बी द रिजल्ट, यू मस्ट नो अबाउट दिस। तो येलो माइस यहां पे क्या आएगा, देखिए येलो माइस, दिस इज येलो माइस, दिस इज येलो माइस, यहां पे राइट जो y है, यानी कि जो y एलील है दैट इंडिकेट येलो कलर, कैपिटल Y, और जो स्मॉल y है वो इंडिकेट करता है ग्रीन कलर को, सॉरी नॉट ग्रीन कलर, ब्राउन कलर को। कैपिटल Y येलो कलर को जो डोमिनेंट जीन है, और स्मॉल y किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्राउन कलर को। एक बात ध्यान रखिए, ये जो लीथल जीन है, ये लीथल जीन डोमिनेंट भी हो सकता है और रिसेसिव भी हो सकता है, इसी बिहाफ पे लीथल जीन को डोमिनेंट लीथल जीन और रिसेसिव लीथल जीन कहते हैं। कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो डोमिनेंट होते हैं और कुछ जीन ऐसे होते हैं जो रिसेसिव होते हैं, तो ये डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों टाइप का हो सकता है। तो हम येलो माइस की बात कर रहे थे, येलो कोट कलर है माइस का, तो येलो कोट कलर ऑफ माइस में ये आ रहा है आपका, ये इनके जीनोटाइप है। अब यहाँ पे गैमेट्स देख लीजिए, व्हाट विल बी द गैमेट्स। तो गैमेट्स जो आएंगे, दो टाइप के गैमेट्स आएंगे, कैपिटल Y, स्मॉल y। एक बात मैं आपको और बताऊं, मैंने इतने सारे यहाँ पे आपको एग्जांपल्स बता दिए हैं जीन इंटरेक्शन के, इतने सारे मैंने यहाँ पे क्रॉस करा दिए हैं। जो क्रॉस का पैटर्न है वो आपको यही रखना है जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, पहले पेरेंट्स, उसके बाद गैमेट्स लिखने हैं, उसके बाद F1 जनरेशन, फिर सेल्फिंग में F1 into F1, ये आपका पैटर्न चेंज नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके भी मार्क्स कट जाते हैं एग्जाम में, ध्यान दीजिए प्लीज। तो ये हो गया आपका कैपिटल Y, स्मॉल y, दोनों के सिमिलर टाइप के गैमेट है। अब जब दोनों में क्रॉसिंग होगी तो क्या होगा, इज दैट क्लियर? इधर बना देते हैं हम क्रॉसिंग, तो यहां पे पुन्नेट स्क्वायर ड्रॉ कीजिए, दिस इज पुन्नेट स्क्वायर, प्लीज लिसन केयरफुली, ये पुन्नेट स्क्वायर है। तो पुन्नेट स्क्वायर में एक तरफ आपने फीमेल वाले गैमेट लिए और दूसरी तरफ आपने मेल वाले गैमेट लिए, दिस विल बी सपोज दैट मेल गैमेट्स एंड दिस विल बी सपोज दैट फीमेल गैमेट्स, इज दैट क्लियर? तो जब आप क्रॉस कराएंगे कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल y स्मॉल y, so what will be the phenotypic ratio, you must know about this। suppose that आप इसकी बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो ये है, ये येलो कलर के लिए भी है ये वाला जीन, और दूसरी बात ये लीथल जीन भी है, बट आई ऑलरेडी टोल्ड यू लीथल जीन ये तभी होगा व्हेन इट विल कम इन होमोजाइगस कंडीशन, जब ये होमोजाइगस कंडीशन में आ जाएगा तभी ये लीथल जीन होगा। देखिए ध्यान दीजिए, तो यहां पे ये होमोजाइगस कंडीशन में आ गया, देखिए ये जो होमोजाइगस कंडीशन में आ गया है, इसकी जो डेथ हो जाएगी ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे, एम्ब्रियोनिक पीरियड में इसकी डेथ हो जाएगी ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। तो एम्ब्रियोनिक पीरियड में इसकी डेथ हो जाएगी। मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में आएगा देन ओनली कॉज ऑफ डेथ। देखो यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन में था तो येलो माइस आएगा, और ये तो यहाँ पे ये गया, इसको आप कंसीडर मत करो क्योंकि इसकी डेथ हो चुकी है। यहाँ पे लीथल जीन होमोजाइगस कंडीशन में अपीयर हो चुका है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे, एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही वो डेथ हो चुकी है, वो पैदा भी नहीं हुआ, पैदा होने से पहले ही चला गया। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों क्या है, ये है येलो माइस। येलो माइस कितने हैं भाई? 2। ये क्या है? ये है ब्राउन माइस, राइट? ये ब्राउन माइस कितना है? ध्यान दीजिए, ब्राउन माइस, तो ब्राउन माइस हो गया 1। तो यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो कौन सा है? व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो? फिनोटाइपिक रेशियो विल बी 2:1। आप इसको फिनोटाइपिक रेशियो में कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज इट डाई बिफोर बर्थ, ये पैदा होने से पहले ही मर जाता है, तो इसको आप फिनोटाइपिक रेशियो में कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मेंडल का फिनोटाइपिक रेशियो बदल गया। जनरली मेंडल का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? 3:1, लेकिन यहाँ पे 2:1 हो गया फिनोटाइपिक रेशियो। इससे भी रिलेटेड कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आर यू गेटिंग? तो याद रहे 2:1 रहेगा क्योंकि ये डाई बिफोर बर्थ, ये पैदा होने से पहले ही मर चुका है बिकॉज यहाँ पे लीथल जीन है और होमोजाइगस कंडीशन में है।
और ये लीथल जीन कैसा है, डोमिनेंट है, जो कि होमोजाइगस कंडीशन में है। इसके बाद एक दूसरा एग्जांपल और बता देता हूं मैं लीथल जीन का। उससे पहले एक चीज और मैं बता दूं, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि हु डिस्कवर्ड लीथल जीन फर्स्ट टाइम। मिस्टर एल क्यूनॉट। एल क्यूनॉट ने पहली बार लीथल जीन को डिस्कवर किया। ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा, एल क्यूनॉट डिस्कवर्ड लीथल जीन फर्स्ट टाइम। पहली बार एल क्यूनॉट ने लीथल जीन को डिस्कवर किया। लिसन केयरफुली। तो फर्स्ट टाइम दिस लीथल जीन वाज डिस्कवर्ड बाय एल क्यूनॉट। इसके बाद एक दूसरा एग्जांपल और देख लीजिए, कभी कभी उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये तो था, मैंने आपको बताया, कोड किलर इन माइस, राइट, जो कि एक लीथल जीन है। वाई यहां पे डोमिनेंट एलील है एंड कॉज ऑफ लीथल, राइट, कॉज ऑफ डेथ when it will appear in homozygous condition. When it will appear in heterozygous condition, it will not cause of any kind of death, right? So when it will appear in homozygous condition, it cause of death, and death will be take place before birth. If death will take place before birth during embryonic period, it means वो पैदा ही नहीं हुआ है, उसको आप कंसीडर नहीं करेंगे। तो जनरली फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आता है मेंडेलियन प्रिंसिपल के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो विल चेंज, यहाँ पे 2:1 हो जाएगा इन केस ऑफ लीथल जीन। नेक्स्ट, इसके बाद मैं दूसरा एग्जांपल आपको बताता हूं, अनदर एग्जांपल, वी कंसीडर अनदर एग्जांपल, क्योंकि मैंने यहां पे दो एग्जांपल लिखे हैं, दोनों एग्जांपल ही इंपॉर्टेंट है, राइट। इन दोनों एग्जांपल से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, कुछ अगर आपके पास बुकलेट वगैरह पड़ी है क्वेश्चंस वगैरह करने के लिए, तो जेनेटिक्स में काफी सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फंस जाते हैं और इन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो ध्यान दीजिए प्लीज, राइट। मैं चाहता हूं कि आपको कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर सके। जेनेटिक्स में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में डाउट्स आते हैं, लेकिन अगर आप मेरे लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझ रहे हैं, एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर रहे हैं, राइट, तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा और आप आसानी से हर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। इज दैट क्लियर? यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं जेनेटिक्स में। तो जेनेटिक्स बाकी दूसरे जो चैप्टर से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको बहुत देखने के लिए मिलेंगे, डाउट्स बहुत आते हैं जेनेटिक्स में, तो जेनेटिक्स को ध्यान से समझिए प्लीज, राइट। तो उसको ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद है दूसरा एग्जांपल, मैंने बताया था आपको, गोल्डन लीव्स इन व्हाट, गोल्डन लीव्स इन व्हाट, किसमें भाई, किस एक एग्जांपल मैंने बताया था ना, स्नैपड्रैगन प्लांट। स्नैपड्रैगन प्लांट का एग्जांपल मैंने आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी कराया था। इसको एंटीराइनम मैजस भी बोलते हैं, एंटीराइनम मैजस, दिस इज द अनदर नेम ऑफ स्नैपड्रैगन प्लांट। इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी देखा जाता है, लेकिन वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा जाता है फ्लावर में। जब रेड फ्लावर व्हाइट फ्लावर के साथ क्रॉस करता है तो पिंक फ्लावर आता है, तब वहां पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे लीथल जीन भी देखा जाता है इन केस ऑफ लीव्स। तो गोल्डन लीव्स इन स्नैपड्रैगन प्लांट, दिस इज द अनदर एग्जांपल। तो इसका भी क्रॉस हम जैसे अभी येलो कोट कलर ऑफ माइस का कराया था, सेम इसी का इसका भी मैं वैसे ही करा रहा हूं, ध्यान दीजिए प्लीज। तो यहाँ पे आप पैरेंट जनरेशन में ले लीजिए गोल्डन लीव्स, दिस इज द कैरेक्टर। गोल्डन लीव पेरेंट्स को गोल्डन लीव्स पेरेंट्स के साथ क्रॉस कराया तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, राइट। गोल्डन लीव्स आप हेटेरोजाइगस कंडीशन में लेंगे, गोल्डन लीव्स आप हेटेरोजाइगस कंडीशन में लेंगे। तो रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि हमने हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्यों लिया, क्योंकि ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में ही एग्जिस्ट कर सकता है, होमोजाइगस कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो गोल्डन लीव्स वाला जीन है, दिस G, यानी कि दिस G कैपिटल G इज डोमिनेंट, आर यू गेटिंग और नॉट। और ये जो है येलो कलर के लिए, सॉरी गोल्डन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये गोल्डन कलर में एक्सप्रेस होता है। इसके अलावा ये एक लीथल जीन भी है और ये जीन तभी एक्सप्रेस होगा, ये जीन कब एक्सप्रेस होगा, दिस जीन ओनली एक्सप्रेस, राइट, व्हेन इट विल एक्सप्रेस, दिस जीन ओनली एक्सप्रेस व्हेन इट विल अपीयर इन होमोजाइगस कंडीशन। जब ये होमोजाइगस कंडीशन में दिखाई देगा ये तभी एक्सप्रेस होगा, उससे पहले ये एक्सप्रेस नहीं होगा। तो दिस इज फॉर गोल्डन कलर एंड दिस इज इवन लीथल जीन। तो यहां पे गैमेट्स देखिए, तो जो गैमेट्स आएंगे वो देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, कैपिटल G, स्मॉल g। सिमिलर विल बी हियर, कैपिटल G, स्मॉल g। तो दो टाइप के गैमेट्स क्रॉसिंग कराइए, पुनः डिस्क्राइब बनाइए, जनरेशन देखिए। तो
जनरेशन में क्या आएगा, दिस इज जनरेशन, यू विल सी द जनरेशन, लिसन केयरफुली। तो यहाँ पे यूनिट स्क्वायर बना दीजिए, एक तरफ कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, ये इधर मेल गैमेट हो जाएंगे और इधर फीमेल गैमेट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, कैपिटल जी कैपिटल जी कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल जी स्मॉल जी स्मॉल जी स्मॉल जी, ये रिजल्ट आ जाएगा यूनिट स्क्वायर में। आप देख सकते हैं अच्छे से, मैं क्या साइड में देखो ध्यान से, ये रिजल्ट आ गया भाई, ठीक। अभी यहाँ पे सेम हियर देखो, ये होमोजाइगस कंडीशन में आ गया, इट विल बी डाई आउट बिफोर बर्थ ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, तो ये जो कैरेक्टर है गोल्डन लीव्स वाला, डेथ बिफोर बर्थ, इस इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी पैदा होने से पहले ही, डेथ बिफोर बर्थ, ये पैदा होने से पहले ही मर जाएगा, दुनिया में नहीं आएगा। और ये जो है यहाँ पे क्या है, ये गोल्डन लीव्स हैं। तो गोल्डन लीव्स कितनी है भाई, गोल्डन लीव्स है यहाँ पे 2, और ये जो स्मॉल जी है, स्मॉल जी है, ये ग्रीन लीव्स हैं। तो ग्रीन लीव्स कितनी है भाई, यहाँ पे ग्रीन लीव्स है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 ग्रीन लीव्स है और गोल्डन लीव्स है 2। तो सेम फिनोटाइपिक रेशियो, यहाँ पे भी सेम फिनोटाइपिक रेशियो आएगा। तो यहाँ पे जो फिनोटाइपिक रेशियो आएगा वो फिनोटाइपिक रेशियो आएगा 2:1, ठीक है। सो लिसन केयरफुली, तो 2:1 will be the phenotypic ratio in case of lethal gene, in case of snapdragon plant also, in case of golden leaves and green leaves, right? तो golden leaves को golden leaves के साथ क्रॉस कराया heterozygous condition में, क्योंकि homozygous condition में this gene will not be exist. Is that clear? क्यों? क्योंकि अगर ये homozygous condition में आएगा तो death before birth, तो heterozygous, दोनों heterozygous golden leaves को अगर आप क्रॉसिंग कराते हैं तो phenotypic ratio 2:1 आएगा, right? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल G है, यानी कि जो कैपिटल जी है, यानी कि डोमिनेंट एलील जो है होमोजाइगस कंडीशन में एक जगह पे आ गया है, तो उसकी डेथ हो गई है बिफोर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो फिनोटाइपिक रेशियो विल बी कंसीडर एज 2:1। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? होप यू अंडरस्टूड द लीथल जीन। तो लीथल जीन के साथ हमारा एलिलिक जीन इंटरेक्शन यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद मैं नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन बिफोर दैट, राइट, मेरा एक टॉपिक रह गया था यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। पहले मैं उस टॉपिक को, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस को डिस्कस करूंगा, उसके बाद आई विल कम टू द डायहाइब्रिड क्रॉस। व्हाट इज एक्जेक्टली कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, यू मस्ट नो अबाउट दिस। सी, तो देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस के लिए स्पेस कम पड़ेगा, तो उसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूं। लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस एग्जैक्टली है क्या, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ में दिया हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। लिसन केयरफुली, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। मैंने मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, आपको याद होगा टॉल और ड्वार्फ प्लांट के बीच में, तो नेक्स्ट जनरेशन में सारे टॉल प्लांट आ गए, यानी कि कंप्लीटली डोमिनेंस हो गया, राइट, समझ आया? तो मेंडेलियन प्रिंसिपल के हिसाब से कंप्लीट डोमिनेंस हो जाता है। लेकिन मैंने जीन इंटरेक्शन में बताया आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, वहां पे मेंडेलियन प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कंप्लीटली डोमिनेंस नहीं होता है, कंप्लीटली एक पर्टिकुलर कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होता है, वहां पे एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। इसका एग्जांपल मैंने बताया था आपको, जब स्नैपड्रैगन के रेड फ्लावर में और व्हाइट फ्लावर में क्रॉसिंग कराई तो इंटरमीडिएट कैरेक्टर डेवलप हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, यानी कि पिंक फ्लावर डेवलप हो गया, एक अनदर कैरेक्टर आ गया, ठीक है। उसके बाद कोडोमिनेंस मैंने आपको बताया, कोडोमिनेंस में दोनों ही एलील नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस करते हैं, दोनों ही एलील डोमिनेंट होते हैं और दोनों ही एक साथ एक्सप्रेस करते हैं, तो दोनों ही कैरेक्टर एक साथ एक्सप्रेस करते हैं, और दोनों अलग अलग भी होते हैं, इंडिपेंडेंटली भी होते हैं, तो भी एक्सप्रेस करते हैं, बट इफ बोथ विल कम टुगेदर तो भी एक्सप्रेस करते हैं। तो कंप्लीट डोमिनेंस आपको समझ आता है। अब कंप्लीट डोमिनेंस क्यों हो रहा है, कंप्लीट डोमिनेंस हो रहा है, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों होता है और कोडोमिनेंस क्यों होता है, इस बात का जवाब मैं इस टॉपिक में देने वाला हूं आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस में, कि यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस क्यों हुआ, यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों हुआ, यहाँ पे कोडोमिनेंस क्यों हुआ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे रीजन क्या है, क्या कारण है कि पूरा का पूरा डोमिनेंस हो जाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी हो जाता है और कोडोमिनेंस भी हो जाता है। यू मस्ट नो अबाउट दिस टॉपिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पैराग्राफ को एक बार आप एनसीईआरटी में पढ़ना है, यहाँ पे तो मैं आपको क्लियर कर ही दे रहा हूँ, मेरे यहाँ पे पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी भी आप फॉलो करो और उसमें आप पढ़ा कीजिए, एनसीईआरटी में इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना। अच्छा, एक चीज और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा हूँ सिर्फ, लेकिन आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, चीजें मालूम होनी चाहिए कि किस तरीके से आपको अपनी
जो पढ़ाई कर रही है बायोलॉजी में कैसे पढ़ना है आपको, आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ये यहाँ पे मैं आपको वीडियो लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है सारे मैं क्लियर कर दूंगा। हार्डली देयर विल नॉट बी एनी कॉन्सेप्ट, राइट, आई विल लीव, राइट, मैं यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छोड़ने वाला नहीं हूँ, राइट। सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपके वीडियो लेक्चर्स में क्लियर हो जाएंगे और मैं इन डिटेल्स में यहाँ पे जिस तरीके से मैं क्लासरूम में डिस्कस करता हूँ इन सेम वे आई एम डिस्कसिंग हियर आल्सो, राइट। तो ये टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, आप नोट्स बनाइए, जो भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो भी मैं यहाँ पे बोलता हूँ वो पॉइंट्स आपकी नोटबुक में मेंशन होना चाहिए। तो एक बार अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया अच्छे से, उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी का मेरे मैक्सिमम एफर्ट्स रहते हैं कि एनसीईआरटी का कोई भी पॉइंट ना छूटे और मैं एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स क्लियर करता हुआ चलता हूँ आप लोगों को, राइट। जितनी भी अदर इन्फॉर्मेशन है उसके साथ साथ अदर इन्फॉर्मेशन इसलिए देता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपका एप्लीकेशन पार्ट बहुत ही जरूरी है स्ट्रॉन्ग करना, अदरवाइज आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एप्लीकेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और एनसीईआरटी इज मस्ट, बात ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी इज वेरी मस्ट, ठीक। तो यहाँ पे जो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस बता रहा हूँ इसको मैं यहाँ पे बताने के बाद इसको आपको आज के आज ही जब भी आप वीडियो लेक्चर को देख रहे हो तभी आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी जरूरी है, बहुत ज्यादा पढ़नी, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज दैट इज बाइबल। सारे क्वेश्चन उसी से आते हैं एग्जाम्स में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल कम इन योर नीट एग्जाम फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी का तो कोई पॉइंट छूटना ही नहीं चाहिए और एनसीईआरटी का कोई डायग्राम भी नहीं छूटना चाहिए। दिस इज माय स्पेशल सजेशन टू यू, ये मेरी स्पेशल सजेशन है आप सभी लोगों के लिए। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस सजेशन, है ना। दिस इज माय क्या है, ये मेरी एक स्पेशल सजेशन है आपके लिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस को बताते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिए प्लीज। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस की बात करें, आपको पता होना चाहिए कोई प्लांट है या कोई एनिमल है, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, नॉट ऑल, तो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आर डिप्लॉयड, ठीक है। मेंडल के अकॉर्डिंग फैक्टर्स आर ऑलवेज अकर इन पेयर, ठीक है। तो एक ऑर्गेनिज्म में जो फैक्टर्स हैं यानी कि जीन है वो हमेशा पेयर में होते हैं, लेकिन गैमेट्स में जीन पेयर में नहीं होते। गैमेट्स में जीन, मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मैंने क्या बताया था, गैमेट्स जो होते हैं कंप्लीटली प्योर होते हैं, गैमेट्स कभी भी हाइब्रिड नहीं होते हैं। ऑर्गेनिज्म हाइब्रिड होते हैं, गैमेट्स हाइब्रिड नहीं होते, क्योंकि गैमेट्स में प्योरली जीन कैरी करते हैं, प्योरली जीन्स प्रेजेंट होते हैं। फैक्टर जो है इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं, इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं इन केस ऑफ गैमेट्स। तो गैमेट्स में जो फैक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली जाते हैं। कैसे जाते हैं वो? इंडिपेंडेंटली जाते हैं फैक्टर्स गैमेट्स में। तो गैमेट्स में हाइब्रिड होने का चांस ही पैदा नहीं होता। गैमेट्स में सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, लेकिन ऑर्गेनिज्म में कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं। यू मस्ट नो अबाउट दिस, 2 जीन होते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? फॉर a particular character there is pair of gene and there is pair of there is pair of factor, even you can say in the language of Mendel also कि that is pair of factor। Is that clear? तो कोई भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में पेयर ऑफ जीन होते हैं। Is that clear? Even you can say in diploid organism having pair of alleles, ठीक है। तो किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में पेयर ऑफ एलील्स होते हैं। क्या होते हैं किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में? पेयर ऑफ एलील्स। Is that clear to all of you? और ये एलील्स आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और ये एलील्स नॉन आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो ऑब्वियसली एलील्स जो होंगे वो क्या होंगे? नॉन आइडेंटिकल होंगे। लेकिन अगर होमोजाइगस कंडीशन है तो एलील्स आइडेंटिकल होंगे, इफेक्ट सेम होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये आपको पता होना चाहिए कि होमोजाइगस कंडीशन में दोनों ही फैक्टर सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तो एलील्स आइडेंटिकल हुए। और हेटेरोजाइगस कंडीशन में एलील्स जो होते हैं वो नॉन आइडेंटिकल होते हैं। तो बस यही से मैं इस कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस को स्टार्ट कर रहा हूं आपका कि यहाँ पे एलील्स कितने टाइप के होते हैं। इट मे बी द आइडेंटिकल और इट मे बी द नॉन आइडेंटिकल। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो लिसन केयरफुली, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे जो एलील है, तो एलील जो होते हैं किसी इंडिविजुअल में, सपोज दैट हम नॉन आइडेंटिकल एलील्स की बात कर ले, आइडेंटिकल्स भी हो सकते हैं और नॉन आइडेंटिकल्स भी हो सकते हैं। इफ दीज एलील्स आर नॉन आइडेंटिकल्स या मे बी आइडेंटिकल, आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, बस मैं इतना बता रहा हूं। एलील जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एलील जिसको आप कहते हैं मॉडिफाइड एलील, और दूसरा होता है अनमॉडिफाइड एलील। यहां पे देखिए एलील्स को हम दूसरी लैंग्वेज में भी बात कर रहे हैं, मॉडिफाइड एलील, अनमॉडिफाइड एलील। मॉडिफाइड एलील और अनमॉडिफाइड एलील्स के नाम से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा, तो ध्यान दीजिए। तो मॉडिफाइड एलील और अनमॉडिफाइड एलील, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉडिफाइड एलील? मॉडिफाइड एलील को म्यूटेंट एलील भी कहते हैं, म्यूटेंट टाइप भी कहते हैं। दिस इज म्यूटेंट टाइप और दिस इज रिसेसिव। जो मॉडिफाइड एलील होते हैं वो म्यूटेंट टाइप होते हैं या फिर रिसेसिव टाइप होते हैं।
अब सपोज दैट मैंने एक हेटेरोजाइगस कंडीशन बता दी आपको, एक डोमिनेंट एलील होता है और एक रिसेसिव एलील होता है हेटेरोजाइगस कंडीशन में। ये जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये डोमिनेंट एलील है, ये रिसेसिव एलील है। तो डोमिनेंट एलील क्या होगा यहाँ पे, डोमिनेंट एलील ऑलवेज अनमॉडिफाइड, एंड जो रिसेसिव एलील होगा वो मॉडिफाइड एलील होगा। यानी कि मॉडिफाइड क्यों हो गया, उसको मॉडिफाइड क्यों कह रहे हैं, मॉडिफाइड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन की वजह से वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। मॉडिफाइड एलील में म्यूटेशन की वजह से, किसी भी एलील में अगर म्यूटेशन हो जाता है तो वो एलील मॉडिफाइड हो जाता है। तो रिसेसिव एलील को आप मॉडिफाइड एलील कहेंगे, म्यूटेंट टाइप कहेंगे क्योंकि वो म्यूटेशन हो चुका है वहां पे। लेकिन जो अनमॉडिफाइड एलील है वहां पे कोई चेंज नहीं हुआ है, वहां पे कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है, इसलिए आप उसको अनमॉडिफाइड कहते हैं और नॉन म्यूटेंट टाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन म्यूटेंट टाइप। तो ये अनमॉडिफाइड एलील को आप नॉन म्यूटेंट टाइप एलील कह सकते हैं, या फिर आप इसको डोमिनेंट एलील भी कह सकते हैं। इट कैन बी आल्सो नोन एज डोमिनेंट एलील। दिस इज अनमॉडिफाइड एलील और नॉन म्यूटेंट एलील और डोमिनेंट एलील। तो ये भी आप इसको यहाँ पे बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो होप यू अंडरस्टूड दिस। इसके बाद जो मॉडिफाइड एलील है और रिसेसिव एलील है वो एग्जैक्टली क्या करता है, और जो अनमॉडिफाइड एलील है वो एग्जैक्टली क्या करता है। यहां पे एक पॉइंट और मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूं, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। एक जीन एक पर्टिकुलर एंजाइम में एक्सप्रेस होता है और वो एंजाइम एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, गवर्न करता है, इज दैट क्लियर, और कैटेलाइज करता है। तो वो एंजाइम जो एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिक रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है, उस मेटाबॉलिक रिएक्शन को कैटेलाइज करने के बाद उस मेटाबॉलिक रिएक्शन का कोई ना कोई एक्सप्रेशन होगा, कोई ना कोई रिजल्ट होगा। तो वो जो एंजाइम बना है उस एंजाइम को एक्सप्रेस किसने किया है, एक पर्टिकुलर जीन ने। तो ये पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए कि वन जीन इज वन हाइपोथेसिस, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सी, यानी कि एक पर्टिकुलर जीन एक पर्टिकुलर एंजाइम बनाता है। दिस इज वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। तो यहां पे ये जो रिसेसिव एलील है, मॉडिफाइड एलील है, ये अपने आप को क्यों एक्सप्रेस नहीं करता, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस बता रहा हूं, राइट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस में मेरे को इतना बताना है कि रिसेसिव क्यों एक्सप्रेस नहीं होता है और डोमिनेंट क्यों एक्सप्रेस हो जाता है। इसी के साथ आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट खत्म हो जाएगा। आपको समझ आ जाएगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस एग्जैक्टली है क्या, रिसेसिव क्यों एक्सप्रेस करता है और डोमिनेंट, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया यहाँ पे, डोमिनेंट क्यों एक्सप्रेस करता है, रिसेसिव क्यों एक्सप्रेस नहीं करता है, ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो लिसन केयरफुली। तो यहाँ पे जो रिसेसिव है, जो अनमॉडिफाइड है और डोमिनेंट है, पहले हम डोमिनेंट को देख लेते हैं। अनमॉडिफाइड और नॉन म्यूटेंट और डोमिनेंट टाइप क्यों एक्सप्रेस करता है, बिकॉज इट प्रोड्यूस वेल एफिशिएंट एंजाइम। ये एक वेल एफिशिएंट एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। इफ इट विल प्रोड्यूस a well efficient enzyme, that's why you called it what, क्यों आप इसको कहेंगे, it will produce a well efficient enzyme, that's why you will this unmodified allele, this non mutant type allele or this dominant allele will express. Simple. Unmodified allele क्या कर रहा है, अनमॉडिफाइड एलील, अनमॉडिफाइड एलील वेल एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है। अगर वो वेल एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस करेगा यानी कि वेल एक्सप्रेशन, one gene one enzyme, if well efficient enzyme, it means well expression, and well expression it means complete expression, it means dominant. Is that clear to all of you? तो unmodified allele, non mutant type allele और dominant allele well efficient enzyme बनाता है जिसकी वजह से expression होता है। अगर efficient enzyme बनेगा, well efficient enzyme बनेगा तो expression होगा, और अगर well efficient enzyme नहीं बनेगा तो expression नहीं होगा। तो यानी कि recessive gene क्या कर रहा है, recessive gene वेल एफिशिएंट एंजाइम नहीं बना रहा है। रिसेसिव जीन की तीन कंडीशन हो सकती हैं, आप ध्यान रखिएगा। देयर आर थ्री कंडीशन ऑफ रिसेसिव जीन, दैट्स व्हाई रिसेसिव जीन डज नॉट एक्सप्रेस इन एनी कैरेक्टर। अगर वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो वो एक्सप्रेस क्यों नहीं करता है, यू मस्ट नो अबाउट दिस। तो देयर आर थ्री कंडीशन ऑफ रिसेसिव जीन। रिसेसिव जीन क्या करता है, पहला पॉइंट मैं यहां पे लिख देता हूं कंडीशन के साथ। रिसेसिव जीन क्या करता है, वो करता है लेस इफिशिएंट एंजाइम को एक्सप्रेस, लेस इफिशिएंट एंजाइम या नॉर्मल एंजाइम, नॉट वेल इफिशिएंट। यहां पे इसको आप वेल इफिशिएंट ही कहेंगे, नॉर्मल और लेस इफिशिएंट एंजाइम का प्रोडक्शन करता है। नॉर्मल, एक रिसेसिव जीन नॉर्मल और लेस इफिशिएंट एंजाइम का, यानी कि जो मॉडिफाइड एलील है, आप रिसेसिव अभी मत कहिए, इसको मॉडिफाइड कहिए। जो मॉडिफाइड एलील है लेस इफिशिएंट और नॉर्मल एंजाइम अगर प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, ये मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान दीजिए, पहले मैं यहां पे वो तीनों पॉइंट्स लिख लेता हूं। तो ये जो है प्रोड्यूस
नॉर्मल और लेस इफिशिएंट एंजाइम। ये नॉर्मल और लेस इफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस करता है, नॉर्मल और लेस इफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस करता है, पहला केस। दूसरी कंडीशन, ये एंजाइम प्रोड्यूस कर सकता है लेकिन वो एंजाइम नॉन फंक्शनल भी हो सकता है। इट कैन आल्सो प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल एंजाइम। ये नॉन फंक्शनल एंजाइम को भी प्रोड्यूस कर सकता है। इट कैन आल्सो प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल एंजाइम। तो ये नॉन फंक्शनल एंजाइम को भी प्रोड्यूस कर सकता है। और तीसरी कंडीशन, नो एंजाइम एट ऑल। ऐसा भी हो सकता है एलिल मॉडिफाइड हो गया, एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो पहली कंडीशन नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम, दूसरी कंडीशन नॉन फंक्शनल एंजाइम, और तीसरी कंडीशन नो एंजाइम एट ऑल। नो एंजाइम एट ऑल, बिल्कुल भी एंजाइम नहीं बना रहा है। तो मॉडिफाइड एलिल ये कंडीशन क्रिएट करता है, नो एंजाइम एट ऑल। होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंट कैरेक्टर डोमिनेंट क्यों है? क्योंकि वो अनमॉडिफाइड एलील जो है वेल एफिशिएंट एंजाइम बना रहा है। तो वेल एफिशिएंट एंजाइम विल एक्सप्रेस इन वेरी वेल मैनर। रिसेसिव एलील यानी कि जो मॉडिफाइड एलील है वो मॉडिफाइड हो चुका है, म्यूटेंट टाइप बोलेंगे क्योंकि उसमें म्यूटेशन आ चुका है, और उसकी वजह से या तो लेस एफिशिएंट एंजाइम बनेगा, या नॉर्मल एंजाइम बनेगा, या नॉन फंक्शनल एंजाइम बनेगा, या फिर एंजाइम बनेगा ही नहीं। और अगर एंजाइम बनेगा नहीं, नॉन फंक्शनल एंजाइम बनेगा, तो इसमें क्या होगा? एक्सप्रेशन भी नहीं होगा, क्योंकि एंजाइम ही नहीं है। एंजाइम या तो है वो फंक्शनल नहीं है तो भी एक्सप्रेशन नहीं, एंजाइम है ही नहीं तो एक्सप्रेशन तो होगा ही नहीं भाई, तो उसका एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो होप यू अंडरस्टूड दिस। अब ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। अभी एक चीज और मैं आपको बता दूं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों होता है और कोडोमिनेंस क्यों होता है। आर यू गेटिंग और नॉट? इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, मैंने बोला कि एक कंडीशन ये भी है कि ये प्रोड्यूस कर सकता है नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम। सपोज दैट अगर एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है, लेस एफिशिएंट है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी कुछ है, आर यू गेटिंग और नॉट, तो उससे क्या होगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाएगा या फिर कोडोमिनेंस हो जाएगा। तो जो पहली कंडीशन है, जो पहली कंडीशन मैंने लिखी है नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 कंडीशन में क्या होगा? जो फिनोटाइपिक रेशियो है, जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर है, वो चेंज हो जाएंगे, यानी कि वहां पे या तो कोडोमिनेंस हो जाएगा या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाएगा, क्योंकि वहां पे एंजाइम है, लेस एफिशिएंट है, राइट, या फिर नॉर्मल एंजाइम। अगर नॉर्मल एंजाइम होंगे, लेस एफिशिएंट एंजाइम होंगे, यानी कि कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन होगा, और अगर कुछ एक्सप्रेशन होगा तो कंडीशन इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाली क्रिएट भी हो सकती है, इंटरमीडिएट कैरेक्टर, या फिर कोडोमिनेंस, या पूरा एक्सप्रेस अगर ये कर गया तो कोडोमिनेंस। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये कंडीशन भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको। तो नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम प्रोडक्शन, नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम प्रोडक्शन रिजल्ट्स टू व्हाट? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसकी वजह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा, या फिर कोडोमिनेंस भी हो सकता है। तो होप यू गॉट इट, आपको समझ आ गया कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस नॉर्मल और कोडोमिनेंस नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम की वजह से होता है, और बाकी दोनों कंडीशन की वजह से कंप्लीट डोमिनेंस होगा, इसका नहीं होगा। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? होप कांसेप्ट ऑफ डोमिनेंस इज आल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद मैं बता रहा हूं आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस। इसी के साथ आपका जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, एलिलिक जीन इंटरेक्शन जो है आपका कंप्लीट हो गया। एलिलिक जीन इंटरेक्शन मैंने बता दिया, कंप्लीट हो गया। ये कांसेप्ट ऑफ डोमिनेंस भी आपका क्लियर हो गया। अभी हम बात करते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस की। डाइहाइब्रिड क्रॉस को आप इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन भी कहते हैं। तो लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिए यहाँ पे। लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो नेक्स्ट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस। देखिए ध्यान दीजिए, डाइहाइब्रिड क्रॉस, इसको समझना बहुत जरूरी है। और आप ये कह सकते हैं टू जीन इनहेरिटेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दैट इज द क्रॉस बिटवीन वन पेयर ऑफ ट्रेट, tall and dwarf, one pair of trait, tall and dwarf, one pair of trait. तो क्रॉसिंग बिटवीन वन पेयर ऑफ ट्रेट, दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया, मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस भी परफॉर्म किया, और उसके बाद मेंडल ने ट्राइहाइब्रिड क्रॉस भी परफॉर्म किया। इज दैट क्लियर? मेंडल ने डाइहाइब्रिड और ट्राइहाइब्रिड क्रॉस इसलिए परफॉर्म किया जिससे कि वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आने वाले रिजल्ट्स को वेरीफाई कर सके, क्या ये डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी रिजल्ट सेम है या नहीं है। तो मेंडल ने ये वेरीफाई किया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो रिजल्ट था वो रिजल्ट डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी अपीयर हुआ, यानी कि मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट्स को डाइहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट्स में भी ऑब्जर्व किया। तो मेंडल का जो इंटेंशन था
डाइहाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म करने के पीछे वो ये था कि जिससे कि वो फाइंड आउट कर सके क्या मोनोहाइब्रिड क्रॉस अपने आप को डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो एट द एंड जब मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म कर लिया तो मेंडल ने ये ऑब्जर्व किया, यस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जो रिजल्ट्स हैं वो डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी अपने आप को एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट एग्जिस्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं वो ये मैं आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म करने के बाद डिटेल में बताऊंगा, ध्यान दीजिए प्लीज, लिसन केयरफुली। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस इज क्रॉस, दिस इज द क्रॉस, राइट, दिस इज द क्रॉसिंग बिटवीन टू पेयर ऑफ ट्रेड्स। यहाँ पे दो पेयर ऑफ ट्रेड्स है, पहले वन पेयर ट्रेड्स लिया था मोनोहाइब्रिड में, इस बार उसने ट्रेड्स को डबल कर दिया, यानी कि टू पेयर ऑफ ट्रेड्स में क्रॉसिंग होती है, उसे आप डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। सो लिसन केयरफुली, सो डाइहाइब्रिड क्रॉस, दिस इज द क्रॉसिंग बिटवीन टू पेयर ऑफ ट्रेड्स। So the crossing between two pair of traits के बीच में जो क्रॉसिंग है, this is called dihybrid cross, right? तो मेंडल ने जो क्रॉसिंग कराई, तो क्रॉसिंग कराने के लिए उसने जो सेलेक्ट किया राउंड येलो सीड को सिलेक्ट किया और राउंड येलो सीड को क्रॉस कराया रिंकल्ड ग्रीन सीड्स के साथ, रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। तो यहां पे राउंड और रिंकल्ड एक कैरेक्टर है, येलो सीड एंड ग्रीन सीड दूसरा कैरेक्टर है। तो यहाँ पे पेयर ऑफ ट्रेट है, तो पेयर ऑफ ट्रेट में क्रॉसिंग करा दी उसने। राउंड येलो सीड और रिंकल ग्रीन सीड ये प्योर वाले कैरेक्टर लिए उसने पेरेंट जनरेशन में, दिस इज पेरेंट जनरेशन। राउंड येलो कैपिटल आर कैपिटल वाई, देखिए यहाँ पे देखिए डबल हो गया मोनोहाइब्रिड कंपैरिजन में, रिंकल ग्रीन स्मॉल आर स्मॉल वाई। रिंकल ग्रीन एक रिसेसिव कैरेक्टर है और राउंड येलो डोमिनेंट कैरेक्टर है, याद रखिए। राउंड जो है एक्सप्रेस ऑन रिंकल एंड येलो विल एक्सप्रेस ऑन ग्रीन, तो ये दोनों यहाँ पे डोमिनेंट है और ये दोनों कैरेक्टर यहाँ पे रिसेसिव है। सो लिसन केयरफुली, तो यहाँ पे देखिए गैमेट्स कितने टाइप के बनेंगे, तो यहाँ पे जो गैमेट्स बनेगा एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे स्मॉल वाई। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कि यहाँ पे ये कैरेक्टर डेवलप हो गया, यानी कि यहाँ पे डेवलप हुआ राउंड येलो, राइट। राउंड विल एक्सप्रेस ओवर रिंकल एंड येलो विल एक्सप्रेस ओवर ग्रीन, तो राउंड येलो विल बी, राइट। तो F1 जनरेशन में सारे के सारे क्या आते हैं, राउंड येलो, बट ये राउंड येलो किस टाइप के हैं, दीज आर हाइब्रिड टाइप ऑफ राउंड येलो, ये राउंड येलो हाइब्रिड टाइप है, प्योर तो पहले थे पेरेंट्स में, इज दैट क्लियर। अब इस हाइब्रिड टाइप को F1 क्रॉस F1 कराया मेंडल ने, F1 क्रॉस F1, यानी कि आपस में क्रॉसिंग करा दिया, सेल्फिंग करा दी, तो सेल्फिंग के बाद दिस इज राउंड येलो, दिस इज आल्सो राउंड येलो, ठीक है। तो ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, यानी कि दोनों ही हाइब्रिड्स हैं। तो यहाँ पे गैमेट्स कितने टाइप के बनेंगे ये आप एक बार देख लीजिए, टाइप ऑफ गैमेट्स देखिए, यहाँ पे जो टाइप ऑफ गैमेट बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो 4 टाइप से गैमेट्स यहाँ पे बन रहे हैं और 4 टाइप से गैमेट्स इसमें बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे भी 4 टाइप से गैमेट बनेंगे। तो दोनों में 4 टाइप से गैमेट्स बनने हैं। तो सी नेक्स्ट आगे देखिए, आगे क्या होगा। अब आपने यहाँ पे एक पुन्नेट स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एनसीईआरटी में पुन्नेट स्क्वायर कुछ इस तरीके से ड्रॉ है, तो मैं भी ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूं भाई। दिस इज पुन्नेट स्क्वायर, व्हाट इज इट, दिस इज पुन्नेट स्क्वायर। आप चाहो तो इसको नॉर्मल भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये पुन्नेट स्क्वायर हो गया भाई, एनसीईआरटी के हिसाब से ड्रॉ करते हैं। इसको 4 कॉलम्स में डिवाइड कर दीजिए, क्यों, क्योंकि हमारे पास 4 टाइप से गैमेट, आपको पता ही होगा 4 कॉलम्स। लास्ट वाला कॉलम थोड़ा छोटा हो गया है, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, है ना। सी बीच वाला छोटा है, इसको भी थोड़ा इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 4 कॉलम बना दिया आपने, ठीक। इधर से भी 4 लाइन खींचिए, यहाँ पे भी थोड़ा लास्ट वाला छोटा हो रहा है, इसको थोड़ा और बढ़ा दीजिए, सी थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, है ना। ये देखो जी, हो गया हमारे पास 4 कॉलम्स हो गए,
4 rows 4 columns। तो एक तरफ आपने मेल वाले गैमेट ले लेने हैं और दूसरी तरफ आपने फीमेल वाले गैमेट ले लेने हैं। तो गैमेट्स कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस सीक्वेंस को आप रखिए, इस सीक्वेंस को रख सकते हैं आप। सेम इधर भी सेम, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। व्हाट विल बी द रिजल्ट? नाउ क्रॉस कराइए, देखो इसको इसके साथ कराइए, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, वहीं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राइट जी। इसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर वाई स्मॉल वाई। ये आपके रिजल्ट आ गए जी। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा क्या क्या है, यू मस्ट नो अबाउट दिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिनोटाइपिक रेशियो देखते हैं। तो यू हैव टू फाइंड आउट फिनोटाइपिक रेशियो, बाद में जीनोटाइपिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे। सी फिनोटाइपिक रेशियो देखिए, फिनोटाइपिक रेशियो में राउंड येलो, सिर्फ आपको राउंड देखना है, ये देखना है कैपिटल आर कैपिटल वाई, जहां पे दोनों होंगे तो वहां पे राउंड येलो होगा। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गए राउंड येलो 9 क्या है? राउंड येलो है, ठीक है जी। इसके बाद राउंड ग्रीन देखिए कितने हैं, राउंड ग्रीन 1, राउंड ग्रीन 2 और भाई राउंड ग्रीन 3 राउंड ग्रीन है, राउंड ग्रीन 3 है, ठीक है। इसके बाद देखिए रिंकल येलो देखिए कितने होते हैं, रिंकल येलो बता दूं मैं आपको, रिंकल येलो 1 2 3, रिंकल येलो भी 3 है, रिंकल येलो आर 3। इसके बाद रिंकल ग्रीन क्या है? सिर्फ एक ही बचा हुआ है, रिंकल ग्रीन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेशियो है 9:3:1, ठीक है। ये आपका फिनोटाइपिक रेशियो आ गया डाइहाइब्रिड क्रॉस में। मेंडल के हिसाब से फिनोटाइपिक रेशियो जो है 9:3:1 है। तो फिनोटाइपिक रेशियो आपका निकल गया, तो आप यहाँ लिख सकते हैं फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। फिनोटाइपिक रेशियो हो गया 9:3:1। अब यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो निकालना है। जीनोटाइप यहाँ पे बहुत सारे हैं, आर यू रेडी और नॉट? तो एक एक को गिनना बड़ा मुश्किल काम है, तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जीनोटाइप रेशियो को निकालने के लिए। यू मस्ट नो अबाउट दिस, ठीक है। आपको पता होगा जीनोटाइपिक रेशियो के बारे में। देखिए जीनोटाइपिक रेशियो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो कैसे निकालते हैं आप, डाइहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइपिक रेशियो को निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है 1:2:1 की पावर 2। सिंपल भाई, 1:2:1 जीनोटाइपिक रेशियो आता है मोनोहाइब्रिड में, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस है तो स्क्वायर लगा दीजिए। तो स्क्वायर लगाओगे और आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपका पास रिजल्ट आएगा 1:2:1, 2:4:1:1:1। ये आपके पास अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे 1:2:1 का, तो इट विल बी द जीनोटाइप रेशियो। तो यहाँ पे जो आपका जो मैंने नीचे लिखा है ये जीनोटाइपिक रेशियो, व्हाट इज इट? ये जीनोटाइपिक रेशियो है। इस जीनोटाइपिक रेशियो को एक बार वेरीफाई भी हम कर लेते हैं कि ये जीनोटाइपिक रेशियो आया कैसे। इधर मैं वेरीफाई कर देता हूँ उसको, तो होप आपको ये समझ आ गया होगा यहाँ तक डाइहाइब्रिड क्रॉस को कैसे परफॉर्म करना है। बहुत ही आसान है इसको परफॉर्म करना। अभी हम जीनोटाइपिक रेशियो को वेरीफाई कर रहे हैं, लिसन केयरफुली। हाउ यू विल वेरीफाई द जीनोटाइपिक रेशियो? जीनोटाइपिक रेशियो सी, तो जीनोटाइपिक रेशियो निकालना बहुत आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जीनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं इसका। ये यहां पे कितने हैं? दिस इज प्योर राउंड, प्योर येलो, प्योर राउंड, देखो प्योर राउंड है और प्योर येलो। तो प्योर राउंड एंड प्योर येलो आप देख सकते हैं, प्योर राउंड एंड प्योर येलो, मेरे मुंह से बार बार येलो निकल रहा है, येलो।
तो प्योर राउंड एंड प्योर येलो ओनली वन। इसके बाद ये वाला देख लीजिए, प्योर राउंड को ले लीजिए अच्छे से, ये वाली कंडीशन। यहां पे प्योर राउंड हाइब्रिड येलो, प्योर राउंड एंड हाइब्रिड येलो, प्योर राउंड एंड हाइब्रिड येलो को आप आसानी से देख सकते हैं। हाइब्रिड येलो, प्योर राउंड ये है, ये हाइब्रिड येलो एक, प्योर राउंड और हाइब्रिड येलो दो, और इसके बाद कितने हैं? दो ही है भाई, दो ही है, देयर आर टू ओनली, टू। इसके बाद प्योर राउंड को एक बार और ले लीजिए, प्योर राउंड एंड ग्रीन, ये स्मॉल वाई, दोनों बार स्मॉल वाई आ रहा है तो ग्रीन। तो पहले प्योर राउंड वाले ले लेते हैं हम, प्योर राउंड एंड ग्रीन। तो ग्रीन को तो आप हाइब्रिड नहीं कह सकते क्योंकि ग्रीन तो प्योर ही रहेगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि वो रिसेसिव है। तो ये रेशियो आ गया 1, ठीक। इसका आगे ये कितने हो गए? 1 आ गया, ठीक है। इसके बाद प्योर वाला कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया। इसके बाद हम प्योर राउंड वाला कॉन्सेप्ट खत्म। इसके बाद हम हाइब्रिड राउंड पे चलते हैं। हाइब्रिड राउंड प्योर येलो, ये कंडीशन भी हो सकती है। पहले आपने तीनों प्योर राउंड वाले ले लिए, आपके बाद हाइब्रिड राउंड वाले ले लीजिए। हाइब्रिड राउंड एंड प्योर येलो, तो हाइब्रिड राउंड एंड प्योर येलो, हाइब्रिड राउंड देखो, हाइब्रिड राउंड ये, प्योर येलो एक, आर यू गेटिंग और नॉट? हाइब्रिड राउंड एंड प्योर येलो आपको देखना है, हाइब्रिड राउंड एंड प्योर येलो दो, तो यहाँ पे आगे दो आप देख सकते हैं, इसमें आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हाइब्रिड राउंड एंड हाइब्रिड येलो, तो हाइब्रिड राउंड एंड हाइब्रिड येलो, याद रहे हाइब्रिड राउंड एंड हाइब्रिड येलो दोनों ही हाइब्रिड है, राउंड शेप ऑफ सीड एंड येलो कलर ऑफ सीड। तो हाइब्रिड राउंड एंड हाइब्रिड येलो यहां पे सबसे ज्यादा है, 4 होंगे। देखो हाइब्रिड राउंड एंड हाइब्रिड येलो, बड़ा आसान है इसको कैलकुलेट करना। हाइब्रिड राउंड हाइब्रिड येलो, हाइब्रिड राउंड हाइब्रिड येलो, इज दैट क्लियर? 2 हो गए, हाइब्रिड राउंड हाइब्रिड येलो 3 हो गए, और एक चौथा और है हमारे पास, हाइब्रिड राउंड हाइब्रिड येलो, एक और होना चाहिए हमारे पास। देख लीजिएगा इसमें, कैलकुलेट कर लें, देख लीजिएगा इसमें 4 होंगे टोटल, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हाइब्रिड राउंड और ग्रीन, हाइब्रिड राउंड एंड ग्रीन, हाइब्रिड राउंड एंड ग्रीन आप देख सकते हैं, उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, इज दैट क्लियर? ये भी 2 होंगे, इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं कि मैं अभी देखूं इसको, तो आप आसानी से देख लेना, और यही आएगा यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ। इसके बाद जो है बहुत ही आसान है ऑब्जर्व करना। इसके बाद हमारे पास क्या आता है? इसके बाद आता है रिंकल्ड एंड प्योर येलो, प्योर रिंकल्ड एंड प्योर येलो, रिंकल्ड एंड प्योर येलो। देखो आप ध्यान दीजिए, उसमें आप देख सकते हैं प्योर रिंकल्ड एंड प्योर येलो, यहाँ पे 1 ही होगा, रिंकल्ड एंड प्योर येलो 1 है, ठीक है। रिंकल्ड एंड हाइब्रिड येलो, तो रिंकल्ड एंड हाइब्रिड येलो, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, ये आपको पता होना चाहिए जीनोटाइप। रिंकल्ड एंड हाइब्रिड येलो कितने हैं? रिंकल्ड एंड हाइब्रिड येलो, तो रिंकल्ड एंड हाइब्रिड येलो यहाँ पे 1 और 1 2 है, देयर आर 2। इसके बाद रिंकल्ड ग्रीन भाई लास्ट में है, एक ही है रिंकल्ड ग्रीन, ओनली वन, फिनोटाइपिक रेशियो। तो ये आपका जीनोटाइपिक रेशियो के मैंने सारे लिख दिए, सारे के सारे आपके जीनोटाइपिक रेशियो, ये जीनोटाइप है आपका, पूरा जीनोटाइप मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। इसी के साथ डाइहेब्रिड क्रॉस इज डन। यहाँ पे मैंने आपको फिनोटाइपिक रेशियो बता दिया, जीनोटाइपिक रेशियो बता दिया। अब डाइहेब्रिड क्रॉस के बिहाफ में भी मेंडल ने एक लॉ दिया जिसको आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। ये लॉ समझ लीजिए आप ध्यान से, प्लीज लिसन केयरफुली। इसके बाद बता दूं मैं आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ, अच्छा एक चीज और, मैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से पहले मैं एक चीज आपको और बता दूं, क्या यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में बताता हूँ। देखिए आप सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे वेरीफाई होता है नहीं होता है, आप यहाँ पे 1 पेयर ऑफ थ्रेड को लेकर चलिए तो रिजल्ट क्या आता है, यू मस्ट नो अबाउट दिस। तो यहाँ पे सिर्फ राउंड देखिए, यहाँ पे राउंड कितने हैं, देखो ये राउंड है, ये भी राउंड है, तो 9 और 3 12, राउंड 12 है। इसके बाद यहाँ पे रिंकल कितने हैं, देखिए
3 रिंकल है और एक ये 4 रिंकल है। तो राउंड और रिंकल का रेशियो कितना हो गया? राउंड रेशियो रिंकल, सिर्फ सीड शेप का रेशियो बता रहा हूं मैं। तो राउंड कितने हुए 12, रिंकल कितने हुए 4। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं 12/4 यानी कि 3 रेशियो बना जाएगा, यानी कि यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस वेरीफाई हो रहा है। ऐसे आप येलो और ग्रीन के लिए दे सकते हैं। येलो देखो यहाँ पे 12 है और ग्रीन भी यहाँ पे 12 ही है। नो सॉरी ग्रीन यहाँ पे कितने हैं 4 है। येलो 12 है, ग्रीन 4 है, आप काउंट कर सकते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसके लिए भी एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये आप चेक कर सकते हैं। येलो रेशियो ग्रीन, ये 3:1 आ गया। तो यहाँ पे मोनोहाइब्रिड भी एग्जिस्ट कर रहा है। मेंडल ने ऑब्जर्व कर लिया, यही ऑब्जर्वेशन करना चाहता था, इसलिए उसने हाइब्रिड क्रॉस किया। तो यहाँ पे मोनोहाइब्रिड जो है क्रॉस वो एग्जिस्ट कर रहा है। इसके बाद लास्ट टॉपिक बता रहा हूँ इसका, इस लेक्चर का। इसके बाद बाकी जो टॉपिक है वो मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। लास्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सी लिसन केयरफुली, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है भाई? लिसन केयरफुली। अगर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करें, इफ 2 पेयर ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, यहाँ पे 2 पेयर ट्रेड्स हैं, अगर वो एक हाइब्रिड में कंबाइंड होते हैं तो वो ट्रेड जो है इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं। यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बहुत इजी है, बहुत ही आसान है ये। इफ 2 पेयर ऑफ ट्रेड्स combined in a hybrid, अगर 2 पेयर ऑफ ट्रेड्स एक हाइब्रिड में कंबाइंड होते हैं, then what will happen? Then one pair independently segregate। assortment का मतलब भी segregation होता है या फिर separation होता है। one pair independently segregate with another pair। तो एक पेयर दूसरे पेयर के साथ इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करता है। 2 पेयर को आप हाइब्रिड में कंबाइन कीजिए तो जो एक पेयर होगा वो दूसरे पेयर के साथ क्या करेगा? इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेगा। दिस इज कम फ्रॉम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से मिलता जुलता है, राइट? यहाँ पे भी कोई ब्लेंडिंग नहीं हो रही है। तो यहाँ पे 2 पेयर ऑफ ट्रेड्स को आपने हाइब्रिड में कंबाइन किया। 1 पेयर ऑफ ट्रेड्स विल इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट, 1 पेयर ऑफ ट्रेड विल इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट विद अनदर पेयर ऑफ ट्रेड। तो मैं फिर से इस लाइन को रिपीट कर देता हूं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है? इफ 2 पेयर ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, इफ 2 पेयर ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, 1 पेयर ऑफ ट्रेड विल इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट विद अनदर पेयर ऑफ ट्रेड। तो 2 पेयर को आपने हाइब्रिड में कंबाइन किया तो एक पेयर दूसरे पेयर के साथ इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करता है, इंडिपेंडेंटली सेपरेट होता है। दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के साथ ही हमारे यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो अगली क्लास में आई विल डिस्कस अबाउट नॉन एलिनिक जीन इंटरेक्शन। तो नेक्स्ट क्लास में नॉन एलिनिक जीन इंटरेक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा, कॉम्प्लीमेंट्री जीन के बारे में डिस्कस करूंगा, डुप्लीकेट जीन के बारे में डिस्कस करूंगा एंड एपिस्टेसिस के बारे में डिस्कस करूंगा। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं नॉन एलिनिक जीन इंटरेक्शन के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।